जय हिंद साथियों। तो आज से हम अपने एमपीपीएससी को टारगेट करके टेस्ट सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो अच्छे से पूरी टेस्ट सीरीज को देना तथा साथ में ही जो आपको मैं उसकी व्याख्या बताऊं उसे ध्यान से सुनना। तो चलिए गाइस, आज हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में हम यदि बात करें तो अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसका स्वयं का लिखित संविधान है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से पहला प्रश्न बनेगा कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो अमेरिका जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 4 जुलाई को मनाता है। 4 जुलाई को मनाता है क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अब अमेरिका 4 जुलाई 1776 को क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इन्होंने अपना संविधान बनाना कब शुरू किया? तो गाइस 1787 में इन्होंने अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इन्होंने थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में, थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में इन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कितने डेलीगेट्स मिलकर तैयार हुए थे? तो 55 डेलीगेट्स ने मिलकर इसे तैयार किया है। कितने ने? 55 डेलीगेट्सों ने मिलकर इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की। दोस्तों ये संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 1789 में यह संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया। तो अमेरिका का संविधान बनने की प्रक्रिया 1787 से शुरू हुई थी, जो कि 1789 में 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ, 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में 55 डेलीगेट्सों ने मिलकर इसे तैयार किया। 1789 को 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ ही इसे बनकर तैयार किया गया। यदि दोस्तों हम ये बोले कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसको भी आप याद रखना कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात दोस्तों अपन को याद रखनी है, इतनी सारी बातें। चलिए दोस्तों आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अमेरिकी संविधान को कितने डेलीगेट्स के साथ मिलकर तैयार किया गया था? 61, 55, 50, 40? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 डेलीगेट्स। 55 डेलीगेट्स ने मिलकर संविधान को तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉन बार्ट एवं वाइट ने, जेम्स प्रिंसेप, महारानी एलिजाबेथ, जेम्स प्रथम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन बार्ट एवं वाइट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन बार्ट एवं वाइट के द्वारा की गई थी। चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले तो गाइस इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? जॉन बार्ट एवं वाइट ने। तो 31 दिसंबर 1600 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक चार्टर या फिर एक फरमान सौंप दिया। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही महारानी एलिजाबेथ द्वारा इन्हें 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपनी थी इसमें कितने व्यापारियों का पैसा लगा था?
तो 72 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी से इसका निर्माण हुआ था। 72 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी से इस कंपनी का निर्माण हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये हमें इतनी बातें याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। 15 वर्षों के साथ प्रारंभ में इसे अनुमति प्रदान की गई पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की, और 72 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी से इस कंपनी का निर्माण हुआ था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगने में सफलता हासिल की? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस एल्डवर्थ, सर टॉमस रो, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सर टॉमस एल्डवर्थ। सर टॉमस एल्डवर्थ पहले ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगने में सफलता हासिल की थी। चलिए दोस्तों, ये पूरी कहानी को समझते हैं अपन। सबसे पहले जो अंग्रेज भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था, और ये कहां पर उतरा था? सूरत में उतरा था। ये किस जहाज से आया था? तो ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा में गया। ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा में गया, और जहांगीर से बात करने के लिए इसने वहां पर फारसी भाषा सीखी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा सीखी, और जहांगीर से इसने फारसी में ही बात की। तो जब इसने जहांगीर से फारसी में बात की तो जहांगीर इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। तो जहांगीर से इसने फारसी भाषा में बात की, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। इसके साथ में ही जहांगीर ने इसे खान की उपाधि सौंपी। खान की उपाधि भी सौंपी। तो दोस्तों इतनी बातें हमें इसमें याद रखना है कि खान की उपाधि जहांगीर ने किसको सौंपी? कैप्टन हॉकिंस को। 400 का मनसब दिया। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया था। लेकिन यह पहला अंग्रेज था। यह अनुमति मांगने में सफल नहीं रहा। इसके बाद जो दूसरा अंग्रेज आया था उसका नाम था टॉमस एल्डवर्थ। 1613 में टॉमस एल्डवर्थ आया। टॉमस एल्डवर्थ आया। यह व्यापार की अनुमति मांगने में सफल रहा। यह व्यापार की अनुमति मांगने में सफल रहा, और जहांगीर ने इसे सूरत में अपनी प्रेसिडेंसी खोलने की अनुमति दे दी। तो 1613 में सूरत में पहली इनकी प्रेसिडेंसी खुली। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक कार्यालय। प्रेसिडेंसी खुली, जिसका मतलब होता है प्रशासनिक कार्यालय। इसी के साथ में सूरत में ही इन्होंने व्यापारिक कोठी भी डाल ली। व्यापारिक कोठी भी स्थापित की। ठीक है दोस्तों, तो सूरत में दोनों ही चीजें इन्होंने की। प्रेसिडेंसी भी खोली और व्यापारिक कोठी भी खोली। कहीं कहीं यहां पर 1608 में सूरत को पहली कोठी के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जहां तक है सही नहीं है, क्योंकि 1613 में टॉमस एल्डवर्थ ने अनुमति मांगी थी। उसके बाद ही सूरत में उन्होंने व्यापारिक कोठी व पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश क्राउन के किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर लगाम लगाया गया? 1773, 84, 1813, 1833? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1773। सर्वप्रथम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तथा कंपनी की गतिविधियों पर लगाम लगाया गया। चलिए दोस्तों, पूरा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें इसमें कही गई थी। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो कि कंपनी पर लगाम कसने के लिए किया गया। इसमें किया क्या गया दोस्तों? तो पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि सबसे पहले इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यह हमें पहला पॉइंट याद रखना है
कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यदि हम बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमें इसको याद रखना है। इसके साथ में ही दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन हमें याद रखना है वो याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक परिषद गठित की गई। एक परिषद गठित की गई जिसे हम गवर्नर जनरल परिषद या फिर गवर्नर जनरल काउंसिल भी कहते हैं। इसमें शुरुआत में 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। कितने सदस्यों को? 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। अब दोस्तों ये चारों सदस्यों के बारे में पूछ लेते हैं कि वो चारों सदस्य कौन से थे। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो चारों जो गवर्नर जनरल जो परिषद के सदस्य थे उनमें से नाम देख लीजिए सबके। पहला है क्लेवरिंग, क्लेवरिंग। दूसरा जॉर्ज मानसन, जॉर्ज मानसन। तीसरा फिलिप फ्रांसिस, तीसरा फिलिप फ्रांसिस। और चौथा रिचर्ड बोरवेल, चौथा है रिचर्ड बोरवेल। तो दोस्तों ये है वो परिषद के 4 सदस्य जिनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो चारों सदस्य कौन कौन से थे। तो क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन, फिलिप फ्रांसिस तथा रिचर्ड बोरवेल, ये चारों सदस्य थे जो कि सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773, 1784, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि 1773 के एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या गुजरात? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। सर्वप्रथम भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आएगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया? 1773, 1784, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1784। 1784 एक्ट के द्वारा बंगाल में पहली बार द्वैध शासन स्थापित किया गया। कैसे किया गया चलो जानते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये लाया क्यों गया था? तो ये इसलिए लाया गया था जो 1773 में जो कमी रह गई थी, उस एक्ट में जो कमी रह गई थी उसका समाधान करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसकी पहली जो खास बात थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के जो 4 सदस्य थे उनको घटाकर 3 कर दिया गया। तो अब देखो इसमें क्या रह गया, एक तो इसमें गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, और अब 4 सदस्यों की जगह कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए परिषद में। तो पहला तो यह काम इसमें किया गया तथा इसके द्वारा ही एक नई संस्था को बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा ही एक नई संस्था को बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह क्यों बनाया गया? ये दोस्तों इसलिए बनाया गया कि कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, क्योंकि जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही था।
तो अब जो कंपनी ने जो राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं, तो उनको रोकने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया गया, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियों को अब संचालित करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दो द्वैध शासन लागू हो गए। कैसे? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया जो राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। एक क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी के व्यापारिक काम को संचालित करेगा। तो दो काम हो गए ना, दो द्वैध शासन लागू हो गया, एक राजनीतिक गतिविधियां, एक व्यापारिक गतिविधियां। तो 1784 के एक्ट के थ्रू बंगाल में पहली बार द्वैध शासन को लागू किया गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कंपनी के एकाधिकार को पहली बार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1773, 1784, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1813। कंपनी के एकाधिकार को पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। देखिए दोस्तों, कैसे समाप्त किया गया। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे ही ब्रिटेन की क्राउन ने, एलिजाबेथ ने इन्हें 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। वो एक तरीके से एकाधिकार प्रदान कर दिया था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी पर चाय व चीन के एकाधिकार को छोड़कर, केवल चाय और चीन के एकाधिकार को छोड़कर संपूर्ण चीजों पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट की पहली बड़ी खासियत कि चाय व चीन के एकाधिकार को समाप्त ना करते हुए बाकी सारी चीजों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि जो ईसाई मिशनरियां थीं, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उन्हें भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा की गई। पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा की गई। तो यह 1813 के चार्टर एक्ट की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1853, 1858, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1833। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट की विशेषताओं को समझना है अपन को, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। पहली विशेषता इसकी ये है, जो कंपनी को चाय व चीन को छोड़कर एकाधिकार दे दिया गया था, अब इसमें चाय व चीन के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय व चीन के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ में ही गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें जो 3 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य को जोड़ दिया गया। और ये जो एक सदस्य था वो कौन था? विधि सदस्य था। और पहला जो विधि सदस्य बना उसका नाम क्या था? लॉर्ड मेकाले इसका नाम था। तो पूछ लिया जाता है पहला विधि सदस्य कौन बना? लॉर्ड मेकाले बना। ठीक है गाइस, तो 1833 के चार्टर एक्ट की जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं ये हमें समझना है। ठीक है, इसके साथ में ही हमें, ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस एक्ट के द्वारा भारत में सीएलसी की स्थापना की गई? 1773, 1853, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1853। 1853 एक्ट के द्वारा भारत में सीएलसी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसको हम केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये सीएलसी है क्या, इसके बारे में हमें समझना है। चलिए समझते हैं।
बात करते हैं सीएलसी के बारे में। सीएलसी का फुल फॉर्म सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा केंद्रीय विधान परिषद। सीएलसी का काम क्या है दोस्तों? तो पहले हमें यह समझना है कि 1853 एक्ट में पहली बार हमें संसद का स्वरूप दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि इस एक्ट में यह कहा गया कि एक मंडल तो कानून बनाएगा तथा एक मंडल कानून को लागू करेगा। जैसे कि हमारे यहां पर संसद में होता है कि विधायिका कानून बनाती है तथा कार्यपालिका कानून को लागू करती है, तो उसी प्रकार से जो सीएलसी है, केंद्रीय विधान परिषद है, इसका काम था कानून बनाना। इसका काम था कानून बनाना। इसके साथ ही इसकी एक कार्यपालिका थी जिसका काम था कानून को लागू करना। जो कार्यपालिका थी उसका काम था कानून को लागू करना। तो जो कानून बनाता था उसमें कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो 12 सदस्य थे सीएलसी में प्रारंभ में। 12 सदस्य में से कौन कौन था? तो देखिए दोस्तों, एक तो था गवर्नर जनरल, एक था मुख्य सेनापति, 4 थे गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य। ध्यान से सुनना, एक गवर्नर जनरल, एक मुख्य सेनापति तथा 4 गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य। इसके अलावा जो 6 लोग थे वो अन्य सदस्य थे जो कि विभिन्न जगहों से नियुक्त किए जाते थे या चुने जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 को आपको याद रखना है और ये जो 6 हैं वो अन्य सदस्यों के रूप में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इनका काम था कानून को बनाना। अब कानून लागू कौन करता था? तो कानून लागू करने के लिए 6 लोग, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य तथा मुख्य सेनापति। तो ये क्या करते थे? कानून को लागू करते थे। ये लोग यहां पर आ जाएंगे और ये 12 मिलकर क्या करते थे? कानून को बनाते थे। तो ये 12 लोग कानून को बनाते थे तथा ये 6 लोग कानून को क्या करते थे? लागू करते थे। ठीक है गाइस, तो इसी कारण 1853 के इस काम को लघु संसद की संज्ञा दी गई। क्या संज्ञा दी गई? लघु संसद की संज्ञा दी गई। किस प्रकार से? क्योंकि एक तरफ कानून बन रहा है और दूसरी तरफ कानून को लागू किया जा रहा है। तो यही तो आज की डेट में हमारे यहां पर हो रहा है कि संसद कानून बनाती है तथा कार्यपालिका कानून को लागू करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय विधान परिषद में गठन के समय कितने सदस्य थे? 15, 12, 4, 6। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गठन के समय 12 सदस्य थे, जिसमें से एक गवर्नर जनरल, एक मुख्य सेनापति, 4 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम भारत में मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? सर्वप्रथम भारत में जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। तो प्रश्न ये हमसे कि मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो आंसर तो अपना हो गया सही 3 हमारा यहां पर सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कौन कौन थे ये सब। देखिए दोस्तों, जो 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तथा 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्ज, दूसरा हायड, तीसरा लिमेस्टर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्ज, हायड, लिमेस्टर। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार भारत में लघु संसद की संज्ञा कब दी गई? 1858, 1784, 1813, 1833। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1853। 1853 ऑप्शन में नहीं है तो 1853 यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि 1853 में जो सीएलसी की स्थापना की गई थी इसे ही लघु संसद की संज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस एक्ट के द्वारा भारत में शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया? 1858, 61, 13 या 33। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1858।
1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत में जो कंपनी का शासन था उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन ने अपना शासन वहां पर आधिपत्य कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के शासन को समाप्त करके अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हम 1858 के भारत शासन अधिनियम को लेकर। चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या क्या है ये हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट इसमें अपन को याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो दो संस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसको संचालित करने के लिए, वहां पर अपने शासन को संचालित करने के लिए एक नई संस्था स्थापित की गई जिसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस का गठन किया गया। इंडिया हाउस का गठन किया गया तथा इसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब इंडिया हाउस का प्रमुख कौन हुआ? भारत सचिव। तथा भारत सचिव की मदद के लिए भारत परिषद गठित की गई जिसमें 15 सदस्यों को नियुक्त किया गया। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के होते थे। तो दोस्तों, भारत सचिव की मदद के लिए भारत परिषद बनाई गई जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के होते थे। तो ये दोस्तों इसमें कुछ प्रमुख बातें थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त किया गया? 1858, 92, 1813 या 1773? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। 1858 एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सचिव की मदद के लिए कितने सदस्यों से युक्त भारत कार्यकारिणी परिषद बनाई गई? 13, 17, 15, 18? तो मैंने आपको बताया था इंडिया हाउस का गठन किया गया और इंडिया हाउस का प्रमुख किसे बनाया गया? भारत सचिव को। और भारत सचिव की मदद के लिए भारत कार्यकारिणी परिषद को बनाया गया जिसमें 15 सदस्य थे। इन 15 सदस्य में 8 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे तथा 7 जो थे वो कंपनी के निदेशक मंडल थे, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य थे, कंपनी के सदस्य थे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस एक्ट के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो पद्धति को प्रारंभ किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1861, 1818, 1813, 1833? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1861। 1861 एक्ट के तहत पोर्टफोलियो पद्धति को प्रारंभ किया गया। पोर्टफोलियो पद्धति मतलब होता है विभागीय पद्धति, मतलब हर किसी को अपना अपना विभाग सौंप देना। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से हम इसको मंत्रालय भी कह सकते हैं। जैसे हम विभिन्न मंत्रालयों की बात करते हैं तो एक तरीके से इसे मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो किस एक्ट के तहत इसको प्रारंभ किया गया? 1861 के एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम किस एक्ट में अध्यादेश की शक्ति का प्रारूप दिखाई देने को मिलता है? 1861, 1858, 1892, 1833? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1861। 1861 एक्ट के तहत पहली बार भारत में अध्यादेश की शक्ति का प्रारूप दिखाई देने को मिलता है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? तो अध्यादेश का मतलब यह होता है कि जब संसद सत्र में ना हो उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति या फिर पहले के टाइम पे
भारत के वायसराय के पास ये पावर होती थी कि वो संसद के सत्र ना होने की कंडीशन में कोई भी अध्यादेश को जारी कर सकता था और वो कानून के रूप में लागू होता था। तो दोस्तों इसकी एक समय सीमा रहती थी कि अध्यादेश की समय सीमा रहती थी 6 महीने। कितने? 6 महीने अध्यादेश की सीमा रहती थी। चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो अध्यादेश है उसके बारे में हम पूरी बातें समझते हैं कि 1861 एक्ट में क्या बात थी। 1861 एक्ट में ये बात थी कि जब सदन सत्र में ना हो तब वायसराय को ये पावर थी कि वो 6 महीने के लिए कोई भी कानून को लागू कर सकता था या फिर अध्यादेश के थ्रू लागू करवा सकता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर क्या है, इसी को एज इट इज उतारा गया है और आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह पावर है कि जब संसद सत्र में ना हो तो भारत का राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर भारत में कोई भी कानून पर अध्यादेश जारी कर सकता है, किसी भी बात पे अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश का स्वरूप क्या होगा, एक तरीके से कानून का ही स्वरूप होगा जो कि 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद जब संसद का सत्र चालू होगा तो उसको 6 हफ्तों के अंतर्गत उसको पारित करवाना पड़ेगा। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अध्यादेश की समय सीमा कितनी रहती है भारत के राष्ट्रपति की, तो आप कह देना कि 6 महीने और 6 सप्ताह तक भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश की समय सीमा रहती है, क्योंकि संसद के सत्र चालू होने के बाद 6 हफ्तों का समय मिलता है उस कानून को पारित करवाने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें समझनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस फरमान को ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1717 के फरमान, 1764 के फरमान, 1707 के फरमान या 1757 के फरमान? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1717 के फरमान। 1717 के फरमान को ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हुआ क्या था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजी ये समझ गए थे कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की मंशा को कभी पूरा नहीं होने दिया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तर मुगल शासक थे वो सब के सब कमजोर थे, जो कि शासन को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे थे। तो दोस्तों इनकी कमजोरी को अंग्रेज अच्छी तरीके से भांप चुके थे। अब हुआ क्या था, उत्तर मुगल शासक की लिस्ट में ही एक शासक आता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर उस टाइम पे एक असाध्य रोग से पीड़ित था। 1717 की बात है ये। फर्रुखशियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था जिसका उपचार उसे विश्व में कहीं पर भी नहीं मिला। अब उसी टाइम पे भारत में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक निदेशक मंडल भारत आया था घूमने के लिए, जिसके साथ में एक डॉक्टर था हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था। अब हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने फर्रुखशियर के उस असाध्य रोग को ठीक कर दिया, उसको सही कर दिया, जिससे खुश होकर फर्रुखशियर ने इन्हें एक फरमान जारी कर दिया कि अब आप बंगाल में खुले तौर पर व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों जब फर्रुखशियर ने उन्हें एक फरमान जारी किया तो उसी फरमान को कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसी फरमान के बाद ब्रिटेन जो कंपनी के अधिकारी थे या जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए, जिसके बाद हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध की घटना, 1764 के बक्सर के युद्ध की घटना। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें इसमें समझनी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो सेशन था वो 1861 एक्ट तक समाप्त हो चुका है। कल दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम आगे की बातों को करेंगे। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। कल दोस्तों फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।